मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। ये जीत हमारे नेतृत्व की जीत है। मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री जी को देता हूं। किसी दिन तमाशा हम भी देखेंगे, ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आ गई है। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के दंगल का फैसला आ गया है। 54% और 62 सीटों वाली आम आदमी पार्टी 8 सीटों वाली पार्टी से बुरी तरह पिटकर 44% वोट तक सिमटती दिख रही है। बीजेपी को दिल्ली में 46 से 47% वोट मिले हैं और 48 सीटें मिली है। दिल्ली में 12 साल का केजरीवाल का शासन तब्दील हो गया है। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उसी शोहरत के साथ वापस आई है। बीजेपी इस जीत का सेहरा वोटर्स के सिर बांधती है। पीएम मोदी की गारंटी को जीत का फैक्टर बताती है। बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी के करप्शन, झूठ, नाकामी, तुष्टीकरण के खिलाफ जनादेश बता रही है। और जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अभी खबर आ रही है, दिल्ली में शानदार विजय पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे वहां पर कार्यकर्ताओं का कारवां आना शुरू हो चुका है। तो अब विजय के बाद दिल्ली वालों को बीजेपी के उस चेहरे का इंतजार है। आज प्रधानमंत्री उस चेहरे की घोषणा तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, लेकिन जिसकी तलाश में आम आदमी पार्टी वाले चुनाव के वक्त खाली घोड़ी लेकर दिल्ली की सड़कों पर बारात निकाल रहे थे। दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व और चुने हुए विधायकों की बैठक के बाद होने की उम्मीद है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में जिन चेहरों ने अरविंद केजरीवाल के सरकार के खिलाफ आगे बढ़कर मोर्चा लिया, केजरीवाल को चुनौती दी और पटखनी दी, वैसे जायंट किलर प्रवेश वर्मा से लेकर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के नाम अब सीएम पद की रेस में आना शुरू हो चुका है। वो सबसे आगे माने जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में बीजेपी के जश्न का सिलसिला चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि जेपी नड्डा और ये सारे लोग दफ्तर इससे पहले पहुंच चुके हैं। प्रवेश वर्मा भी खुली सड़क पर अपना जीत का जश्न मनाते हुए अमित शाह से मिलकर उन्होंने मीडिया से भी बात की। हालांकि सीएम पद का चेहरा कौन बनेगा, इसको लेकर अभी भी बीजेपी साफ नहीं कर रही है। जय पांडा कह रहे हैं कि 10 दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। बीजेपी की बी टीम कौन है, इसे लेकर भी विपक्षी दलों के अंदर नाराजगी है। इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। इंडिया गठबंधन में अब क्या चल रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। उनका मकसद ही यही था कि मुझे ये सीट जीतनी है, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली को मुक्त कराना है। ये जश्न है जीत का, दशकों की उम्मीद का। ये जनादेश है बदलाव का, बदहाली से मुक्ति का। 27 बरस बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता का सूखा खत्म हुआ है। बरसों बरस बाद दिल्ली ने नाकामी के कीचड़ में उम्मीदों का कमल खिलाया और ये विजय श्री मामूली नहीं। दिल्ली के सीएम रहे केजरीवाल हारे, दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे सिसोदिया हारे, दिल्ली के दर्जन भर विभागों के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन हारे, दिल्ली के मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज हारे। मतलब इस जनादेश ने संदेश दिया कि जो जेल गया कट्टर ईमानदारी के इम्तिहान में वो फेल हुआ। दिल्ली के दंगल में 8 सीटों वाली बीजेपी ने 62 सीटों वाले केजरीवाल को औंधे मुंह पटका है। अब दिल्ली वालों को बेसब्री से इंतजार है उस चेहरे का जिसके नाम का तंज कर करके केजरीवाल एंड पार्टी ने चुनाव में खाली घोड़ी घुमाई। दूल्हे का नाम तो बताओ जी। बार बार दूल्हे का नाम पूछा था। अरे बीजेपी आज बीजेपी ने बिना दूल्हे वाली खाली घोड़ी से ही केजरीवाल एंड पार्टी की सजी सजाई बारात लूट ली। और जाहिर तौर पर दिल्ली में हुई इस शानदार जीत के हीरो रहे दिल्ली के वोटर, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी अध्यक्ष की मेहनत, अमित शाह की रणनीति और सबसे ऊपर पीएम मोदी का चेहरा, जिसकी गारंटी पर देश ने भरोसा किया है। अब दिल्ली ने भी उसकी गारंटी मान ली है। लेकिन जब देश का दिल दिल्ली हो,
दिल्ली का दिल नई दिल्ली हो और उस नई दिल्ली के दिल में कमल खिला है, तो बादशाह को मात देने वाले जाबाज का जिक्र सबसे ऊपर होना लाजमी है। और ये हैं अरविंद केजरीवाल को 4000 से अधिक वोटों से मात देने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। प्रवेश वर्मा दिल्ली के चुनाव में ऐसे चेहरे के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने 12 साल से अजेय चले आ रहे अरविंद केजरीवाल को पटखनी दी, जिन्होंने केजरीवाल को चैलेंज किया, जिन्होंने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चे खोले, जिन्होंने दिल्ली की बदहाली के खिलाफ जंग लड़ी और आम आदमी पार्टी के सरकार के सीएम चेहरे को चारों खाने चित कर दिया। तो क्या अब वही प्रवेश वर्मा दिल्ली का सीएम बनने वाले हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 11 साल में कोई काम ही नहीं किया, तो बहुत सारे मुद्दे थे, मगर दिल्ली की जनता को समझ आ गया था कि अरविंद केजरीवाल जी केवल और केवल झूठ ही बोलते हैं। क्या हम अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? ये जब पार्टी तय करेगी तो आपको नाम जो है सबको पता ही लग जाएगा और हमारा विधायक दल बैठेगा, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप बैठेगी, तो जो भी होगा वो सबको मंजूर होगा। दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसका खुलासा भी मुश्किल है। कई संभावित नामों को लेकर अनुमान जताए जा रहे हैं, जिसमें प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और अनिल कुमार शर्मा से लेकर मोहन सिंह बिष्ट जैसे नेताओं के नाम का अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमानों की श्रृंखला में और भी तमाम नेताओं के नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है तो उसके पीछे कई ठोस वजहें हो सकती हैं, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी है। प्रवेश वर्मा ने आज तक संसद से विधानसभा तक कोई चुनाव हारा नहीं है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। जाट समुदाय से आने वाले युवा नेता प्रवेश वर्मा के चेहरे का असर राजस्थान से पश्चिमी यूपी तक फायदेमंद हो सकता है। पार्टी की परंपरा है कि कोई भी आगे आ सकता है और उसके लिए मत लिया जाता है लोगों से, हमारे पार्टी के विभिन्न स्टेक होल्डर्स से, और अंत में तय होता है सबसे जो ऊपर की हमारी बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो ये प्रोसेस कुछ दिन में हो जाएगा। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सबसे पहले मिलने पहुंचने वालों में प्रवेश वर्मा ही थे। इस वक्त क्या हम अगले दिल्ली के सीएम से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, आप यहाँ से नई दिल्ली के जो विधायक है उनसे बात कर रहे हैं, और जब सारे विधायक बैठेंगे वो अपना नाम चुनेंगे और पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी, तब आपको पता लग जाएगा और जो भी नाम होगा सभी को मंजूर होगा। प्रवेश वर्मा ने जिस तरह चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल को सामने से चैलेंज किया, उनकी सरकार की नीतियों, भ्रष्टाचारों, नाकामियों के खिलाफ मोर्चा खोला, दिल्ली की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सबसे आगे रहे। ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि केजरीवाल एंड पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस खाली घोड़ी को दिखाकर बीजेपी को चुनौती दी थी, बीजेपी अब जल्द ही उस घोड़ी पर अपना दूल्हा बिठाने वाली है। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली के बीजेपी के दफ्तर में इस वक्त जश्न का माहौल है। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वहां पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के तमाम नेता धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। अर्पिता आर्या हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय से ज्वाइन हो रही है। अर्पिता, क्या परिस्थिति है, कब तक प्रधानमंत्री आने की उम्मीद है? अमित शाह भी कब तक पहुंचेंगे? काफी सालों बाद, 27 सालों बाद बीजेपी यहां पर सत्ता में आई है दिल्ली में आखिरकार। बिल्कुल साहिल, आपको सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत में हम यहाँ पर मुख्यालय की तस्वीर दिखा देते हैं। थोड़ी देर में, यानी 5:30 बजे का वक्त बताया गया, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। तमाम दिग्गज जो है, जो सांसद हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ के इंतजामों पर नजर भी है। तरुण चुग को भी आप तस्वीरों में यहाँ पर देखिए, ये भी पूरे इंतजामों में लगे हुए हैं। हर्ष मल्होत्रा भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। तो तमाम नेता जो है बीजेपी के यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ढोल नगाड़े इसलिए बज रहे हैं क्योंकि कारनामा जो बीजेपी ने कर दिखाया है, अब ये कारनामा जन्मों जन्मों तक बीजेपी गाएगी, क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी काफी वक्त से प्रयासरत थी और आखिरकार ये सफलता हाथ लगी है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो थी वो काम आई है और इसमें ये भी कह सकते हैं हम पुरजोर तरीके से कि आम आदमी पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी भी वजह रही बीजेपी की जीत की, क्योंकि नाराजगी आम आदमी पार्टी को लेकर दिखती है, जिसका एक तरह से फायदा जो है वो बीजेपी को मिला।
दूसरे फायदे पर बात कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है अलग, उससे भी फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को फायदा हुआ है। और इसीलिए अर्पिता सुबह सुबह उमर अब्दुल्ला का बयान आ चुका है कि और लड़ लो अब एक दूसरे के साथ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जय पांडा पहले ही क्लियर कर चुके हैं, 10 दिन में फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, धन्यवाद अर्पिता, आप नजर बनाए रखें क्योंकि प्रधानमंत्री 7:30 तक वहां पर पहुंचने वाले हैं। उससे भी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट पर हार गए। 2013 में कांग्रेस के साथ में जो हुआ वही करीब करीब आम आदमी पार्टी के साथ आज होते हुए नजर आया। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे इस वक्त हार का सामना करते हुए हमें नजर आए। हमारे साथ में योगेंद्र यादव जुड़ रहे हैं। योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के उन संस्थापकों में से हैं जिनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी, और इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ वही हश्र हुआ है योगेंद्र जी जो 2013 में कांग्रेस के साथ हुआ था। आप अब पार्टी के बाहर से इस हार को किस तरीके से देख रहे हैं? साहिल भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हो या कोई दर्शक सोच रहे हो कि मैं अपनी कोई पुराने जख्म या पुरानी खुंदक की नजर से इस चीज को देखूंगा, तो मैं आपको निराश करूंगा। सच बात यह है कि किसी भी दुनिया की चीज को केवल अपने अनुभव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सच बात यह है कि आज की जो आम आदमी पार्टी की हार है वो धक्का है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। जितना आंकड़ों में दिखता है उससे ज्यादा है। धक्का मेरे जैसे लोगों के लिए भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, उसका विरोध करते रहे हैं, लेकिन जो विकल्प की राजनीति के सपने में विश्वास करते रहे। और धक्का पूरे ऑपोजिशन के लिए है, उनके लिए भी जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक टोटल डोमिनेंस की राजनीति में विश्वास करती है, और वो राजनीति जब चलेगी तो सबका नंबर आएगा, आज इसका कल को उसका। इसलिए जरूरत है कि पूरा विपक्ष इस राजनीति से सबक सीखे, एक दूसरे पर टिप्पणी छींटाकशी करने की बजाय मिलकर जुड़कर देखे कि यह हार क्यों हुई और इससे क्या सबक लिए जा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तभी इस अवसर को इस संकट को, इस धक्के को एक अवसर में बदला जा सकता है। योगेंद्र जी, आपने कहा कि आप मुझे निराश करेंगे अगर आपने व्यक्तिगत आपका जो अनुभव रहा आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के साथ में उसके आधार पर आप टिप्पणी करेंगे, तो मुझे नहीं करेंगे तो जिसके वजह से मुझे निराशा होगी। लेकिन मैं अलग तरीके से आपको यही सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी इस तर्ज पर कि उस वक्त जो राजनीति चल रही थी, जो राजनीतिक नेता उस वक्त भारत में दिख रहे थे, उससे हटकर एक ऐसा नेता सामने आ रहा था, ऐसा नेतृत्व सामने लाने की कोशिश चल रही थी कि जिसने लोगों की भावनाओं को छू दिया कि भाई इस तरीके से भी राजनीति हो सकती है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी को ऐसा मौका मिला जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को देश में नहीं मिला था। 3 महीने के भीतर पार्टी सत्ता में भी आ गई थी। तो वो जो जिसे हम कहते हैं ना कि आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जो पार्टी के साथ में थी, उस पर लोग निराश हुए हैं। उसी के वजह से आज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यह दिन देखना पड़ रहा है। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? क्या आप उस तरीके से इस हार को देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी इस उम्मीद को जगा के आई थी कि वो राजनीति को बदलेगी। वो तो हुआ नहीं। राजनीति ने आम आदमी पार्टी को बदल दिया, और ये बात पहले 2-3 साल में ही हो गई थी, 2015-16 तक हो गई थी। तो ये कि आम आदमी पार्टी एक नई तरह की राजनीति करने आई है, ये उम्मीद 2015-16 तक समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो तो नहीं, हम गुड गवर्नेंस करेंगे, हम अच्छी सरकार देंगे, हम शिक्षा में, रोजगार में, हम स्वास्थ्य में कुछ बेहतर करेंगे। और इसमें कोई शक नहीं, आज भी इस बात को दर्ज किया जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों में और मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से दिल्ली में पिछली सरकारों की तुलना में बेहतर काम किया। करप्शन कम नहीं किया उन लोगों ने, लेकिन ये काम किया। ये भी पहले टर्म में हुआ जिसका उन्हें लाभ मिला, और उन्हें एक बहुत शानदार सफलता 2020 में दोबारा मिली। लेकिन उसके बाद मामला ले दे के कुछ 2 योजनाओं पर ही सीमित रह गया कि भाई हम मुफ्त बिजली देंगे, हम आपको बस की फ्री टिकट देंगे। दिल्ली में जो बुनियादी बदलाव करने थे, उस राजनीति में आम आदमी पार्टी असफल रही। उसका एक कारण तो ये भी था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरा विपक्षी दलों की तरह से व्यवहार करना शुरू किया, हर चीज में अड़ंगे लगाए। लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी ने खुद ने वो क्षमता नहीं दिखाई कि वो दिल्ली के अंदर बुनियादी बदलाव कर सके। 2022 में एमसीडी का चुनाव जीत लेने के बाद तो अब ये बहाना भी नहीं बचा कि भाई एमसीडी की वजह से दिल्ली गंदी है।
तो इन सब सवालों का उत्तर नहीं दे पाए। और इस संदर्भ में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे आम आदमी पार्टी पे, जब शीश महल की बातें हुई, अब जनता इसमें विश्वास करे ना करे, लेकिन बाकी लेकिन पार्टी को यही आम आदमी योगेंद्र पार्टी जी में अंतर कम लगने लगा। इसी मुद्दे को मुझे छूना था कि देखिए, अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है जब उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित के बंगले में 10 एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, और उसके बाद शुरुआत में 29 एयर कंडीशनर्स लगे हुए। उसके बाद मीडिया ने तमाम कवरेज दिया था कि वो वैगन आर में बैठकर अपने मुख्यालय जा रहे हैं, और उसके बाद जो बदला हुआ स्वरूप, यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनसे ठेस पहुंच गई लोगों के मन में, और कहा कि भाई ये तो वैसे ही है जैसे बाकी लोगों के साथ में, अगर वो नहीं कहते तब भी शायद सत्ता में रह पाते। हाँ, ये एकमात्र वजह नहीं है, मगर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आप सत्ता में ये कह के आते हैं कि सब चोर हैं, तो भाई लोग आपका अकाउंट तो बड़ा ध्यान से देखेंगे। और अगर उसके बाद शराब के घोटाले के आरोप लगें, चाहे वो साबित नहीं हुए, और मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल को सीधा करप्शन का दोषी मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दाग तो लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अब इतनी लंबी सिक्योरिटी लेके चलते हैं। आप कहते थे उनकी कोठी में इतने एसी हैं। अब आपने शीश महल बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन आप में और दूसरों में अंतर तो कोई खास दिखाई नहीं देता ना। तो मतलब जो जनता जिसको पहले मंदिर मानती थी, अब वो दुकान में। अब दुकान में जब व्यक्ति जाता है तो फिर मोल भाव भी करता है, पड़ोस की दुकान पे भी नजर रखता है, कहता है अच्छा वहां दाम अच्छा मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं। वो बात हुई है जो कि आम आदमी पार्टी के को बाकी पार्टियों के बराबर कर देती है, और फिर उसके बाद तौल भाव होता है कि अच्छा एक बार बीजेपी को मौका देके देख लो भाई। आखिर में योगेंद्र जी, मुझे पता है कि आपको जाना है, मुझे संक्षेप में आपसे चाहिए कि कांग्रेस की भूमिका को लेकर इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स कई सवाल उठा रहे हैं। आपने उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी देखा होगा कि और लड़ लो एक दूसरे के साथ में। समाजवादी पार्टी कह रही है, वहां शिवसेना यूबीटी कह रही है, सभी लोग कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। इंडिया अलायंस को अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर एक बार फिर सोचना होगा, या इंडिया अलायंस का सपना टूट चुका है, सिर्फ लोकसभा टू लोकसभा इंडिया अलायंस एक दूसरे के साथ में आते रहेंगे? दिल्ली में कांग्रेस की परफॉर्मेंस निराशाजनक है, और मुझे ऐसी आशा है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ आम आदमी पार्टी की हार में कोई सुख नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि वो बहुत हल्कापन होगा ऐसा कुछ करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं आए। वो एक साथ आ जाते तो इतने से कांग्रेस आम आदमी पार्टी जीत जाती, मुझे नहीं लगता है। वो कागज का गणित ठीक नहीं होता। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडिया अलायंस खासतौर पे महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद काफी ढीला पड़ा है, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आज के धक्के के बाद एक दूसरे को कोहनी मारने की बजाय, एक दूसरे के दुख में सुख लेने की बजाय, इंडिया कोलिशन के नेता बैठेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे कि सिर्फ चुनाव से पहले सीट का गणित बना लेने भर से अलायंस नहीं होता। अलायंस का मतलब है आप मिलकर देश के सामने एक नया नक्शा दो, देश के सामने एक विकल्प पेश करो, और उसके संघर्ष को लेके सड़क पे उतरो। जब तक इंडिया गठबंधन के लोग ये नहीं करते, तब तक लोकसभा चुनाव में मिली हुई अप्रत्याशित सफलता का जो जितना पुण्य है, वो सारा धीरे धीरे चुकता जाएगा। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, साथ में एक बहुत बड़ा अवसर भी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी कि आपने अपनी भूमिका हमारे साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो योगेंद्र यादव संस्थापक थे आम आदमी पार्टी के, और कह रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हार हुई है, इंडिया अलायंस को इससे सीख लेने की जरूरत है। अब दंगल की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग डांडा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चरणजीत सिंह सप्रा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर संजय कुमार को डायरेक्टर लोकनीति सीएसडीएस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका प्रेडिक्शन सीट शेयर को लेकर करीब करीब ठीक साबित हुआ है। संगीत रागी और आशुतोष भी मेरे साथ यहां पर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। शुरुआत मुझे कांग्रेस से करनी है क्योंकि बीजेपी अभी तक ज्वाइन नहीं की है, लेकिन आपने सुना योगेंद्र यादव ने क्या कहा कि भाई आपको सीख लेनी चाहिए, वरना आपस में लड़ते रहोगे और सबका नुकसान करते रहोगे। चरणजीत सिंह सप्रा जी जल्दी से, उसके बाद अनुराग ढांडा भी बात करेंगे इसको लेकर। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सीख की बात है तो वो सीख की बात मात्र कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, वो सीख की बात सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, वो सबकी जवाबदारी बनती है। जहां तक दिल्ली के चुनाव का सवाल है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि दिल्ली का चुनाव 11 साल से अरविंद केजरीवाल की वहां पर सत्ता थी, एक उनके खिलाफ ये जनमत संग्रह हुआ है, यानी रेफरेंडम एक उनके खिलाफ हुआ है
कि किस तरह से उनका जो कुशासन था या उनकी जो गलतियां थी, जो उन्होंने छल कपट किया या वादा खिलाफी की या विश्वासघात किया, लोगों से वादे करके उसको पूरा नहीं किया, ये उन चीजों को देखते हुए दिल्ली की जनता ने ये चुनावी नतीजे दिए हैं। अभी योगेंद्र जी ने क्या कहा सुना कि नहीं आपने? आप खुश मत होइए, वो हार गए, आप भी तो जीरो ही निकले हैं 3 लगातार चुनाव में। नहीं, जीरो निकले, जरा भी खुश नहीं हो रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, जरा भी खुश नहीं हो रहे हैं। हमने देखा ये कि दिल्ली के अंदर हमको चुनाव लड़ने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, उसके दूसरे या तीसरे दिन तो गोपाल राय ने डिक्लेयर कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम अकेले जाएंगे इस चुनाव में। तो कांग्रेस इस गलती में भागीदारी नहीं है इतना। आम आदमी पार्टी ने ये पहले तय किया था और पहले डिक्लेयर कर दिया था। चलिए आपको नंबर दिखा देते हैं। हम राजनीतिक संस्था जी नंबर दिखा देते हैं। 13 सीटें हैं, 13 सीटें इंक्लूडिंग 13 सीटें हैं, 13 सीटें नहीं, मैं आपको नंबर दिखा देता हूं ना। 13 सीटें हैं जो कांग्रेस के वजह से आम आदमी पार्टी हारी है, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल की सीट, जहां पर संदीप दीक्षित मात्र 4,500 के करीब कुछ वोट पाए हैं और 3,000 सवा 3,000 वोट से वहां पर अरविंद केजरीवाल हार गए। अनुराग ढांडा, मैं सही कह रहा हूं ना? कांग्रेस को आप जिम्मेदार मानते हैं कि अपनी करतूतों को? आपने योगेंद्र यादव को भी सुना, आपके पितामह है वो आम आदमी पार्टी के। नहीं, सप्रा जी आपके पास आएंगे पहले, अनुराग ढांडा। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसको असेस किए जाने की जरूरत है। जैसा ये कह रहे हैं कि भाई रूट आउट हो गए या बुरी तरह से शिकस्त हो गई, मुझे लगता है वोटर परसेंटेज में अगर अभी भी देखें तो 2-2.5% का ही भारतीय जनता पार्टी से डिफरेंस है। ये निश्चित तौर पे लोगों ने मैंडेट दिया है, हम लोगों को एक जनमत दिया और हम उसको विनम्रता से स्वीकार भी करते हैं और उसको लेकर के मेहनत भी करेंगे। हमारी कमियां कहाँ रही उसको इंट्रोस्पेक्ट भी करेंगे। पर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का बहुत ज्यादा रेलेवेंस इस चुनाव में था। जो लगभग पिछली बार प्रदर्शन था, लगभग वैसा ही प्रदर्शन कांग्रेस का रहा और हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जितना हमारा वोट परसेंट रिड्यूस हुआ, वो क्यों हुआ, उसको इंट्रोस्पेक्ट हम जरूर करेंगे। और साथ ही ये भी है कि 10 साल तक हमको मौका मिला, हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से दिल्ली के लोगों की सेवा की। अब बीजेपी की बारी है, लोगों ने बीजेपी को जनमत दिया है। जो लोगों ने उम्मीद लगा के उनको जनमत दिया है वो उसको पूरा करें, हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें रिजल्ट में अभी इतना ही देखा जा सकता है। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता अभी तक ज्वाइन नहीं किए, मेरे ख्याल से बीजेपी मुख्यालय में भीड़ जुट रही होगी, वहां पर लगे होंगे। लेकिन संगीत रागी हमारे साथ में है ही। संगीत जी, क्या होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चलिए एक मिनट, कोई खबर पहले आ रही है। पहले बीजेपी मुख्यालय, जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भाषण करने वाले हैं। बीजेपी के तमाम नेता वहां पर धीरे धीरे करके वहां पर पहुंच रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा भी वहां पर पहुंच चुके हैं। मोदी भारत माता की। ये देखिए सीधा ऑडियो आप सुन रहे हैं बीजेपी के मुख्यालय से। आप कह रहे थे संगीत रागी, परवेश वर्मा तो अभी देखिए वो अभी गुरुद्वारा गए थे, इंटरव्यू जिस तरीके से दे रहे, मान के चले कि वही बन जाएंगे। साहिल जब पार्टियां हारती हैं तो वोट परसेंटेज में बात करती हैं, ये जानते हुए कि फर्स्ट पोस्ट पास पोस्ट, जैसे लोकसभा में बीजेपी गिना रही थी। बिल्कुल कोई भी पार्टी, और जब जीतती है तो सीटें के बारे में बात करती है। दूसरी बात, मैं कल भी कह रहा था कि देखिए 12 सीट जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। 12 सीट पर बहुत मैसिव यदि मैंडेट यदि आम आदमी पार्टी को है तो कंप्यूटिंग के दृष्टि से यदि उसको माइनस कर देंगे तो बाकी जो 58 सीटें हैं उसका यदि आप एवरेज निकालेंगे तब लगेगा कि ये जो 44% की बात कर रहे हैं वो और नीचे खिसक करके, इसको संजय जी से आप बात कर सकते हैं, ये और नीचे खिसक करके 41-42% पर आ जाता है। वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है जो उनके लिए सारी चीजें। जब तीसरी बात देखिए, अभी तक जो है ना, अभी तक इलेक्शन कमीशन का अधिकृत आंकड़ा नहीं आया हमारे पास। तीसरी बात एक, उस पर तो हम बात कर लेंगे, पहले आप मुख्यमंत्री का बता दीजिए। छोटी बात एक, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो अपनी जमीन छीनने के लिए हर जगह लड़ाई करे। यदि कांग्रेस पार्टी ये तय करती है कि वो प्रादेशिक पार्टियों को, प्रांतीय पार्टियों को सरकार में बने रहने के लिए अपना अस्तित्व गंवा दे तो ऐसी संगठन में, ऐसे कोalition में जाने के लिए स्वतंत्र है। अब मुख्यमंत्री, लेकिन यदि वो भारतीय जनता पार्टी से 1-to-1 में नेशनल लेवल पर यदि कंटेस्ट करना चाहती है तो इसके लिए जरूरी है कि वो समाजवादी पार्टी से अपनी जमीन छीने,
वो जेडीयू से संगीत रागी जी, अपनी जमीन छीन के संगीत रागी बाकी जी, प्रांतीय पार्टियों अभी से भी वो अपनी जमीन छीन अभी भी एनडीए के रूप में ही चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं, ये बात मत भूलिएगा। मैं इसे मना नहीं कर रहा हूं। चुनाव टू चुनाव अलग अलग विश्लेषण नहीं हो सकता वो भारतीय जनता पार्टी। मुझे मुख्यमंत्री का बताइए ना, मुख्यमंत्री का बताइए, क्या लग रहा है आपको, कौन होगा? परवेश वर्मा को सेहरा मिलना चाहिए ना। देखिए मुख्यमंत्री तो देखिए उन्होंने सब सुना, लोकसभा में टिकट कटा फिर भी उन्होंने मान लिया, विधानसभा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ो वो मान लिया, जीत कर भी दिखा दिया। सबसे पहले नेता है वो कि जो अरविंद केजरीवाल और सरकार के खिलाफ खुलकर सड़क पर उतर आए थे। साहिल भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के पास से कौन निकल करके आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप सहमत कहीं भी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया है, ना तो छत्तीसगढ़ में प्रेडिक्ट कर पाया, ना गुजरात में प्रेडिक्ट कर पाया था, ना राजस्थान में प्रेडिक्ट कर पाया था, नहीं अन्य जगह प्रेडिक्ट कर पाया। तो यहाँ भी बिना दुल्हा या दुल्हन कहे घोड़ी चला रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। लेकिन अब तो किसी के सर पे तो सेहरा बांधना पड़ेगा ना। आपको लगता है कि प्रवेश वर्मा एक क्या कहते हैं बाय मतलब लॉजिकल चॉइस है, नेचुरल चॉइस है? कई सालों से ये प्रेडिक्ट करना बंद कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का और कैबिनेट में कौन आएगा। आप प्रेडिक्ट करेंगे तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। नहीं, मैं उसकी बात छोड़ ही दीजिए। नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में क्या है वहां तक तो एक्सेस किसी की नहीं है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई जर्नलिस्ट होगा जिसकी एक्सेस उन तक होगी और जिनसे वो ये खुल के बता पाएंगे कि इसको मैं मुख्यमंत्री या अपने कैबिनेट में ले रहा हूं। राजस्थान का तस्वीर तो सबने देखा, यहां तक कि वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। तो ये एक्सरसाइज हमारे ख्याल से लेट्स लीव इट टू नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उसके अलावा लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है, दिल्ली के अंदर कोई ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा जिसके बारे में यहां बैठे हुआ कोई आदमी और बाकी के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनमें किसी को नहीं पता होगा कि ये बन सकता है। लेकिन उसका एक स्ट्रेटेजिक मूव होगा क्योंकि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा उसकी अखिल भारतीय उसकी विजिबिलिटी होती है, उसकी छवि बनती है और प्रधानमंत्री जी इस बारे में जरूर एक राजनीतिक संदेश देना चाहेंगे कि जो यहां मुख्यमंत्री बने उसका असर बिहार के चुनाव में पड़े या उसका असर ऐसे राज्यों पड़े जहां जातियों के आधार पे वोट पड़ते हैं या जातियां प्रमुखता निभाती है। नहीं, ये बात तो है। देखिए मुंबई और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात में किसी को भी बना ले, विजिबिलिटी तो मोदी और अमित शाह की रहेगी, लेकिन यहां पर नहीं हो सकता। आपको ठीक ठाक कोई ना कोई बंदा होना चाहिए यहां पर। लेकिन एक बार फिर हम लोग चलते हैं कि भाई विपक्ष का क्या हो रहा है। सप्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनको मैंने बीच में टोक दिया था, उसके बाद संजय कुमार जी के पास भी चलेंगे। लेकिन सप्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको आंकड़े भी गिना दिए। देखिए 13 सीटें मैंने गिना दी, 7% आपका वोट प्रतिशत है और दोनों का डिफरेंस भी देख लीजिएगा, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। आपने थोड़ा ठीक कर लिया तो आम आदमी पार्टी सत्ता से चली गई। साहिल मैं उसी पे ही बोलना चाह रहा था। आपने जो आंकड़े बताए हैं मैं उसका उत्तर देता हूं कि भाई कांग्रेस पार्टी कोई एनजीओ नहीं है ना, हम कोई सोशल संस्था नहीं है, हम तो राजनीतिक पार्टी है। हम चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? हमने देखा कि यहां पर दिल्ली के अंदर हमारे लिए जमीन अच्छी है, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम कोई रणनीति बना करके अपने लोगों को उतारना चाहते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते, तो क्यों नहीं हम करेंगे? हमने वो दायित्व निभाया है। अब उस दायित्व को निभाते निभाते अगर इस तरह के आप आंकड़े बताते हैं तो मैं उसके साथ में बिल्कुल नहीं जाता हूं। हमने अपना काम किया और हमने अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। उस पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 12 से 15% वोट हमको करीबन 20 सीटों में मिला है और 2-3 सीटें ऐसी है जहां पर हमें एक सीट पे 30% मिला, दूसरी सीट पे 20 से 22% मिला है। तो हम अपना प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ाएंगे भाई? हम अपना प्रेजेंस क्यों नहीं बढ़ाएंगे? सवाल तो ये बनता है ना। कोई कह दे कि भाई हमने इनके वोट काटे, उनके वोट काटे, ऐसा नहीं चलता। हम भी कह सकते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी ने गोवा में हमारे वोट काटे, गुजरात में हमारे वोट काटे, उत्तराखंड में हमारे वोट काटे, हरियाणा में क्या हुआ? हमको 39.8% बीजेपी को मिला और 39.4% कांग्रेस पार्टी को मिला। डिफरेंस कितना था? 0.4%। नहीं, लेकिन हरियाणा में सत्ता में नहीं थे ना। 0.4% सीधी तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से हम दिखा रहे हैं। अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। अमित शाह के सर पे भी इसका सेहरा जा सकता है। देखिए अमित शाह यहाँ पर 12 रैलीज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में की थी। उन्होंने बीजेपी के मुख्यालय अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए। आज सुबह भी परवेश वर्मा जब जीते तब परवेश वर्मा सबसे पहले अमित शाह का फोन उनके पास गया। देखिए दिल्ली का जो चुनाव है ना, उनके मन में चुभ रहा था। 2015, 2020
लगातार आम आदमी पार्टी ने पटकनी दी थी। अरविंद केजरीवाल तो खुलेआम कह रहे थे कि भाई जीते जी तो नहीं हो पाएगा जी आपसे, लेकिन करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी 2025 में यहां पर जीत गई, जब लोकसभा में पूर्ण बहुमत से वो दूर चली गई, लेकिन दिल्ली चुनाव आराम से वहां पर जीत लिया। अमित शाह के सर पे ये चेहरा जाएगा। अमित शाह भी यहां पर दिल्ली के मुख्यालय पहुंचे हुए हमको नजर आ रहे हैं। देखिए कुर्सियां सजाई जा रही है, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आएंगे और प्रधानमंत्री का संबोधन भी वहां पर होगा इस बार, क्योंकि प्रधानमंत्री अब कल फ्रांस जाएंगे, 10 तारीख को फ्रांस जा रहे हैं, उसके बाद यूएस जाने वाले हैं उससे पहले, और उसके बाद मेरे ख्याल से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का फैसला भी। अर्पिता आर्या हमारे साथ जुड़ रही है बीजेपी के मुख्यालय से। अमित शाह पहुंच गए। अर्पिता, प्रधानमंत्री का इंतजार है अब। बिल्कुल साहिल, यहाँ पर निर्मला सीतारमण समेत जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज जो है पहुंच चुके हैं। एक बार जल्दी से हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दें। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहाँ पर हो रहा है बड़ी बेसब्री के साथ, और आज सुनना होगा कि प्रधानमंत्री उस मंच से अब क्या बोलेंगे, क्योंकि बार बार एक बार फिर से बात विकास की है, सबके साथ की है, और बीजेपी क्या एजेंडा लेकर आगे चलती है, क्योंकि दिल्ली की राह जीत के साथ तो शुरू हुई है, लेकिन आगे आप बढ़ेंगे तो वो आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस बीजेपी के सामने रहने वाले हैं। क्योंकि वो सारे मुद्दे जो अरविंद केजरीवाल के समय बीजेपी ने उठाए, वही सारे मुद्दे विपक्ष में केजरीवाल होकर जाहिर तौर पर उठाएंगे यहाँ पर बीजेपी के लिए। वही दूसरी तरफ चैलेंज ये भी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा किसे घोषित करती है बीजेपी। प्रवेश वर्मा का नाम पूरी दमदारी के साथ यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 10 सबसे बड़ा सवाल वही है, लेकिन मीडिया में आने के बाद कई बार वो नाम हट भी जाते हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है, तो देखिए जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री वही होंगे। देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा था मुंबई में, और बाय नेचुरल चॉइस देवेंद्र फडणवीस बनी गए मुख्यमंत्री। ये बात तो सही है कि मुंबई और दिल्ली में कोई ऐसा चेहरा चाहिए होता है जो प्रेजेंटेबल भी हो उस तरीके से, और बीजेपी की राजनीति आगे भी ले जा सके, और खास करके दिल्ली में आसपास के इलाकों में उसका असर पड़े, वैसा भी चेहरा कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है। संजय कुमार बीजेपी के मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें जारी रहेगी। संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सुबह से हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति का कैसे आप एनालिसिस करेंगे कि आगे किस तरीके से जा सकती है बीजेपी? क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में 240, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक तीनों विधानसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर दिखा दिए, और अब बिहार की बारी है कुछ महीनों के बाद में। कैसे एनालिसिस करेंगे बीजेपी के इस ग्रोथ का? क्या मोदी की पॉपुलैरिटी ही यहां पर काम आ रही है, या बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट इस वक्त ज्यादा पुरजोर साबित हो रहा है? साहिल, मुझे लग रहा है कि अलग अलग चुनाव राज्यों के नतीजों को अलग अलग तरह से आकलन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी मैजिक को ज्यादा श्रेय देंगे, लेकिन दिल्ली के चुनाव में मुझे लगता है मोदी मैजिक काम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने किसी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। वो तो महाराष्ट्र में भी नहीं किया, लेकिन दिल्ली में मुझे लग रहा है उनके लिए नाक की लड़ाई थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने जमखम कर प्रचार किया, और कुल मिला के ये था कि भाई किसी तरह से आम आदमी पार्टी को हमें हराना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें 2 बार शिकस्त दी थी। तो और आम आदमी पार्टी का जो कामकाज था, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हुआ था, तो एंटी इनकम्बेंसी मूड ऑलरेडी कुछ ना कुछ दिखाई पड़ रहा था। और जब एंटी इनकम्बेंसी मूड आम आदमी पार्टी के खिलाफ था, तो बीजेपी ही ऐसी पार्टी दिखाई पड़ रही थी लोगों को जो बदलाव ला सकती है, क्योंकि कांग्रेस हराने की स्थिति में नहीं थी। तो मिला जुला सबका असर है। सिर्फ और सिर्फ किसी एक फैक्टर को बीजेपी की जीत के लिए मतलब बीजेपी की जीत का सेहरा पहनाना मेरी समझ से ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए किसी एक पर के सर पे बीजेपी के जीत का सेहरा पहनाना ठीक नहीं है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, काफी खुश होंगे आज आप, मतलब आज कांग्रेस भी खुश है और आप भी खुश है, लेकिन सवाल तो यही बनता है बार बार सवाल तो यही बनता है। सपरा जी, आप भी हंस सकते हैं, मुझे पता है कि आप भी खुश है। नहीं भाई, एक मिनट, चलिए प्रेम शुक्ला जी, मैं इस पे उत्तर दूंगा। नहीं सपरा जी, अधिकार नहीं है जी, सुबह से काम कर रहे हैं बेचारे। अरे चलिए, मेरे लिए मत झगड़िए। लेकिन अच्छा प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि भाई मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? 10 दिन के बाद मतलब प्रधानमंत्री के लौटने का इंतजार है यूएस से, उसके बाद तो मुख्यमंत्री पद का फैसला होगा। क्योंकि देखिए परवेश वर्मा जी सब कुछ उन्होंने कर लिया, उनको बोला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं लड़े, उनको बोला विधानसभा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ो, उसके खिलाफ वो लड़ लिए और जीत कर भी दिखा दिया। जी जी, देखिए हमारा विधायक दल जो है उसमें निर्णय होगा।
विधायक दल की बैठक आहूत होगी और विधायक दल की बैठक में स्वाभाविक तौर पर जो है नेता तय हो जाएगा विधायक दल का। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई रॉकेट साइंस है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रणाली से अपने नेता का चुनाव निर्वाचन करती है, तो दिल्ली में भी विधानसभा में जो निर्वाचित होकर हमारे विधायक आए हैं वो विधायक तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। लेकिन ये बात तो है ही ना कहीं सब लोग सवाल तो यही पूछ रहे हैं कि भाई कोई सरप्राइज चॉइस तो नहीं होगा, क्योंकि बात तो यही चल रही है कि देखिए मुंबई और दिल्ली में कोई ऐसा प्रेजेंटेबल चेहरा होना चाहिए कि जिसको बाकी जगह पर भी इस्तेमाल किया जा सके, बाकी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं ना उस तरीके से। तो विधायकों में से ही बनेगा, बाहर से बनेगा, फिर विधायक बनेगा, कुछ तो आप आइडिया दे सकते हैं ना। आज दिन भर आप मुख्यालय में थे, लोगों से बातचीत की होगी, कुछ तो सुगबुगाहट होगी वहां पर। जी नहीं, ये इतना निश्चित है कि विधायक दल ही निर्वाचित करेगा। जी चलिए ठीक है, चले जल्दी से बता दीजिएगा कि आप किसके सर पे सेहरा बांधते हैं इस जीत का, क्योंकि हम लोग बाकी चर्चा तो कर चुके हैं, आपसे ये प्रतिक्रिया लेना बाकी रह गया था कि आप किसके जीत पर, क्योंकि अभी देखिए अमित शाह यहाँ पर अभी आ रहे थे, अभी उनकी तस्वीरें हम चला रहे थे। 12 मीटिंग्स अमित शाह ने की थी और सीधे उतर गए थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सीधा हल्ला बोल था इसको लेकर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक हर किसी को इस श्रेय का हिस्सेदार हम मानते हैं। हर किसी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकासवादी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, उस पर दिल्ली की जनता ने विश्वास व्यक्त किया और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के कुशासन के अंत के लिए जनादेश दिया। देखिए परवेश वर्मा कुछ कह रहे हैं इस वक्त, कुछ सुनते हैं, उसके बाद एक सवाल आपको पूछना है और सप्रा जी आप भी आपके पास भी मैं आऊंगा। परवेश वर्मा कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं जल्दी से। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है कि उनकी सारी योजनाओं पर, सारे कामों पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को जाता है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को जाता है कि उन्होंने दिल्ली की चुनावी कमान अपने हाथ में संभाली और धुआंधार उन्होंने प्रचार किया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। दिल्ली में पिछले 2-3 दशक से कोई काम नहीं हुए। हमारे सामने चुनौतियां रहेंगी, मगर उसी के साथ में एक हमें एडवांटेज भी रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम कर पाएंगे। दिल्ली की जनता को ग्राउंड पे फर्क दिखाई देगा। आपने यहाँ अरदास करी है, गुरु जी का नाम लेके आप शुरू करने जा रहे हैं अपना कार्य, तो पहला क्या कार्य करने की कोशिश आप करेंगे? कोई एक कार्य बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, हजारों कार्य करने हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी दिल्ली का पोल्यूशन कम करना, अनएम्प्लॉयड बच्चों को रोजगार देना, यमुना मैया को साफ करना, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुए उनके ऊपर में SIT का गठन करना, दिल्ली में ट्रैफिक की और खास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना, दिल्ली में नई बसें खरीदना, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को पक्का करना, दिल्ली में जिन लोगों के पास में, गरीब लोगों के पास में मकान नहीं है उनको मकान देना, बहुत सारे काम हैं। परवेश जी मुख्यमंत्री कौन बनेगा? परवेश जी 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करते हैं और हमारा विधायक दल है वो तय करता है। तो जो तय होगा वो हम सभी को मान्य होगा। ये तो ठीक है, चलिए ये तो लाइन है, लेकिन पूरा जो बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है ना संगीत रागी और आशुतोष जी, वो तो लग रहा है कि भाई मुख्यमंत्री बनने की पूरी तैयारी करके रखी। और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ख्याल आया कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में सिर्फ 2 ही लोगों ने अब तक हराया हुआ है। एक वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने हराया था 2014 में और दूसरा हरा है परवेश वर्मा ने। प्रेम शुक्ला जी, क्या बात है साहिल, मतलब ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल का जलवा हुआ करता था और अचानक उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ूंगा बनारस से, और दोनों के बीच में जो प्रतिद्वंदिता शुरू हुई, बल्कि एक तरीके से रंजिश तो थोड़ा गहरा शब्द है, वो वहीं से शुरू हुई। क्योंकि उस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को बांधने की कोशिश की और जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मुझे लगता है उसके बाद से जो गांठ पड़ी है वो आज तक नहीं सुलझ पाई है। वही तो प्रेम शुक्ला जी को पूछ रहे हैं, मैंने सही कहा ना कि 2 ही लोग अब तक हरा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। एक प्रधानमंत्री मोदी ने हराया था, दूसरा परवेश वर्मा। और आपने 1-2 लोगों का नाम नहीं लिया सर। मैंने अभी आंकड़े बताए थे, सप्रा जी को कहना है उसके बारे में हालांकि कि कांग्रेस की भी कुछ ना कुछ मदद हुई, मतलब जानबूझकर नहीं लेकिन हुई है। और MIM ने भी जिस तरीके से प्रचार किया, भाई आम आदमी पार्टी का एक बेस तो कहीं ना कहीं खिसकने में तो मददगार साबित हुए ना वो।
देखिए, कांग्रेस तो लोकसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, तब भी हम 7 की 7 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। कांग्रेस को जो 6-6.25% वोट मिला है, आपको क्या लगता है सारा का सारा वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता? ऐसा चुनाव में होता नहीं है। कपोल कल्पना के लिए ठीक है ये बातें, लेकिन वास्तव में जो है इस तरह से किसी भी पार्टी का सारा वोट गठबंधन के साथी दल को ट्रांसफर होता नहीं है। और जब सारा का सारा वोट ट्रांसफर नहीं होता तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग यही परिणाम कांग्रेस के गठबंधन के बाद भी दोहराती। उल्टा कांग्रेस को जो कुछ सीटें जाती, जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति दिख रही है दिल्ली में, उससे उल्टा उस गठबंधन को जो 20-22 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है, हो सकता है कि वो 1 दर्जन सीट पे सिमट जाती। ठीक है अनुराग ढांडा, देखिए वो ठुकरा रहे हैं कि भाई कोई मदद नहीं, हम अकेले भी आप साथ में लड़ते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जल्दी से प्रतिक्रिया, उसके बाद सप्रा जी बोलेंगे। जी नहीं, देखिए निश्चित तौर पे कई सारे फ्रंट्स पे हमको ये चुनाव लड़ना पड़ा। ये एक सामान्य राजनीतिक चुनाव नहीं था जो एक पार्टी के खिलाफ लड़ना हो। बहुत सारी ताकतों के खिलाफ हमने ये चुनाव लड़ा और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया, सीटें बढ़ाई हैं, और हमारा वोट प्रतिशत घटा है और सीटें घटी हैं। तो हमको चाहिए कि क्या कमी रही, उसी के बारे में चर्चा मुझे लगता है होनी चाहिए। ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट कमी की चर्चा होती रहेगी। मेरे पास समय एक्चुअली खत्म हो गया सप्रा जी, अगली बार के इसमें मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सचमुच में मेरे पास समय खत्म हो चुका है। अगली चर्चा में जरूर आपके पास इसके बारे में बातचीत हम जरूर करेंगे क्योंकि ये चर्चा अब चलती रहेगी। देखिए किस वजह से हार हुई है, किस वजह से जीत हुई है, उसकी चर्चा चलती रहेगी। 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।